हौसलों के उड़ान को पंख देंगे, आपको एक नया सा रंग देंगे। अगर आप साथ दो हमारा तो आओ फिर, सफलता की राह हम बुलंद देंगे। आसमान तक चीखेगी चिंगारी हमारी, हमारा वादा है हम हर कुछ बदल देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनन्या, स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीजा क्लासेस पर। जैसा कि हमने क्लास 6 के सिविक्स को जो है पढ़ना शुरू किया था और हमने चैप्टर नंबर 7 तक बहुत अच्छे से कवर किया था। आज हम क्लास 6 के पॉलिटी या सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 जो है कवर करेंगे, जिसका टाइटल है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। बच्चों, एनसीईआरटी पे आने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या होगा यदि आज से मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए भेज दूं? आप वहां पे क्या करोगे? आपका जवाब होगा या तो आप खेती करोगे, जो मैक्सिमम बच्चों का जवाब होगा। कुछ कहेंगे कि हाँ मैं जो है बढ़ई का काम कर लूंगा या लूंगी। कुछ कहेंगे कि मैं जो है दूध बेच लूंगी, या कुछ कहेंगे कि वह कुछ बच्चों को जो है, चूंकि हम स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कुछ बच्चों को हम जो है ट्यूशन दे देंगे, आप ऐसा कहोगे। तो बस आज का जो चैप्टर है यही बताता है कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो किस किस प्रकार का कार्य करते हैं। आजीविका या लाइवलीहुड क्या है? बच्चों, आजीविका आप जिस प्रकार से जो है रोटी कमाते हो या अपना जो है गुजर बसर करते हो, उसको हम आजीविका या लाइवलीहुड कहते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है पूरी एनसीईआरटी, इस पर आने से पहले आप बहुत ब्रीफ में इस कंसेप्ट को समझिए। एक गांव है बच्चों, एक गांव है। आपको क्या लगता है, मैक्सिमम जब हम गांव की बात करते हैं या गांव में रोजगार की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो है कि गांव की जो आधी से अधिक आबादी है, या 70 से 75 या 80% तक जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो खेती पर, एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। लेकिन क्या गांव की पूरी आबादी या गांव के जितने भी लोग हैं वो अपने रहन सहन के लिए और अपना गुजर बसर करने के लिए सिर्फ खेती पर डिपेंड करते हैं? नहीं, गांव में और भी जो लोग हैं कई प्रकार के कार्य करते हैं। गांव के सारे लोग किसान नहीं होते हैं बच्चों। कई प्रकार के गांव में कार्य किए जाते हैं, जिसमें आप देखोगे हाँ एक बड़ा हिस्सा जो है, एक बड़ा हिस्सा जो है ये खेती का है। ठीक है, आप देखोगे कि खेती का है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है जिसमें कई प्रकार के कार्य हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई बढ़ई है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, कोई लोहार है, कोई लोहार है, कोई क्या कर रहा है बच्चों, तो दूध का व्यापार कर रहा है या दुग्ध का व्यापार कर रहा है। कोई क्या करेगा, आप देखोगे कोई जो है इसमें आजकल के जो गांव है, हालांकि एनसीईआरटी के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन कुछ देखोगे कि कुछ लोगों को ट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो ट्यूशन दे करके, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने ज्ञान को यूज कर रहे हैं, उससे कुछ पैसे कमा रहे हैं। कई प्रकार से आप देखोगे कि कुछ बर्तन आदि जो है बनाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कुम्हार हैं जिनको कुम्हार कहा जाता है कई जगह पे, तो वो है बर्तन आदि बनाने का कार्य कर रहे हैं। या आप देखोगे कि कुछ क्या है, वो कुछ खेतीहर मजदूर हैं। कुछ आप देखोगे कि कुछ खेतीहर मजदूर हैं, कुछ खेतीहर मजदूर हैं। ठीक है, और कुछ देखोगे आप कि कुछ लोग अन्य कार्यों को करके या जो है छोटे मोटे कार्य करके, रोज के डेली बेसिस पे कार्य करके जो है अपने जीवन का जो है गुजारा कर रहे हैं। जैसे ही गांव की बात आती है तो हमारे जो है नजर में या इमेजिनेशन में एक ऐसा विलेज होता है जो बहुत सुंदर है, जो हरा भरा है, बहुत सुंदर है, सभी लोग एकदम जो है आराम से रह रहे हैं। क्या गांव में कोई समस्या नहीं होती है बच्चों? गांव में कई प्रकार की समस्या होती है। अगर आपके आसपास कोई गांव है, आप कभी फ्री टाइम निकाल के वहां जाइएगा, वहां के लोगों से बात करिएगा, आपको ये रियलाइज होगा कि वहां के लोग किस प्रकार से, कितनी कठिनाई से अपने जीवन को जो है जी रहे हैं, और किस प्रकार से अपने आय से जो है वो अपने डेली बेसिस की जरूरतों को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आपकी जो ये एनसीईआरटी है, इसमें आप कुछ चीजों को देखोगे। जैसे एक आप यहाँ पे देखोगे कुछ बड़े किसान हैं। ठीक है, कुछ बड़े किसान हैं, कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं जिनको आप स्मॉल फार्मर कह सकते हो, बिग फार्मर बड़े किसान को कह सकते हो। और एक वर्ड आपको जो आपकी एनसीईआरटी बताएगी वो है खेतीहर मजदूर, वो है
खेतीहर मजदूर। वो आपका खेतीहर मजदूर है। और फिर आपकी एनसीईआरटी जो है कई प्रकार के कर्ज और कई प्रकार की समस्या के बारे में बात करती है। देखिए बच्चों, बड़े किसान क्या होते हैं? बड़े किसान क्या होते हैं? जिनके पास क्या है? अधिक भूमि है। जिनके पास क्या है? जिनके पास अधिक भूमि है, अधिक भूमि है। देखिए, जब मैं आपको पूछूंगी कि किसी भी कृषि के लिए, मतलब कहीं पे कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है, उसके लिए सबसे उपयोगी क्या संसाधन है, तो आप कहोगे लैंड, भूमि। बिना भूमि के खेती आप करोगे कहाँ? तो देखिए, कुछ जो है हमारे जो देश, हमारे भारत में सभी गांवों में ऐसे किसान नहीं, सारे किसान ऐसे नहीं है जिनके पास अपना लैंड है, जिनके पास अपना भूभाग है, अपनी भूमि है। ठीक है, हर किसान ऐसे नहीं है। कुछ के पास अधिक भूमि है, उनके पास ट्रैक्टर जैसे आधुनिक संसाधन, मशीनरी वगैरह उनके पास अवेलेबल रहती है। तो ये किसान जो है, जिनके पास जो है अधिक भूमि है, जिनके पास ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर, मशीन, अन्य संसाधन जो कृषि के लिए उपयोगी है, अन्य संसाधन ये उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इनकी आय जो है वो भी अधिक है, इनकी आय क्या है, वो भी अधिक है। ठीक है, तो ऐसे जो किसान होते हैं बच्चों, जो ऐसे किसान होते हैं, ये बड़े किसान की जो है गिनती में आते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास 1 से 2 एकड़ की भूमि होती है, 2 एकड़ की भूमि होती है, ये छोटे किसान कहलाते हैं। मतलब इनके पास भूमि तो है, लेकिन उस पे जो है खेती करने के लिए आमतौर पर सामान्य रूप से इनको कुछ साहूकारों से या अन्य लोगों से कर्ज लेना पड़ता है, और उस कर्ज से ये अपने जो है खेती करने के संसाधन को जुटाते हैं और जो है खेती करते हैं। लेकिन इनके पास इतनी भूमि भी नहीं होती है कि ये मतलब उस पर अधिक खेती कर सके, मतलब इनकी कुछ जरूरतों को ही वो खेती जो है पूरा कर पाती है। इसका देखिए तात्पर्य ये है कि इनके पास संसाधन नहीं होते हैं। इनके पास क्या नहीं होते? इनके पास संसाधन नहीं होते हैं, और ये संसाधन को फुलफिल करने के लिए वो कर्ज लेते हैं। अब देखिए, कर्ज लेते हैं, मान लीजिए इनके पास क्या हुआ, इनके पास 50 बोरी धान हुआ। ठीक है, 50 बोरी क्या हुआ? धान हुआ, 50 बोरी धान हुआ। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने कर्ज लिया है, तो जो इनको कर्ज देते हैं ना, वो इन शर्तों पर देते हैं कि जब तुम्हारा धान होगा या जो भी फसल तुम उगा रहे हो, जब तुम्हारे पास वो फसल होगी, तो इस कर्ज को पूरा करने के लिए, मतलब जो है इस कर्ज के बदले आपको अपनी फसल जो है उसी साहूकार के पास बेचनी होगी या देनी होगी जिनसे आपने कर्ज लिया है। मतलब ये अपना उधार कैसे चुकाते हैं? अपनी फसल को उनको दे करके। तब इसमें जो है अधिक से अधिक फसल तो उधार में चला जाता है। ठीक है, और कुछ जो फसल बच जाती है, ये उनके पूरे साल के लिए सफिशिएंट नहीं होता, मतलब वो उनकी पूरे साल की जरूरतों को और उनके परिवार के पूरे साल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इनको और भी कार्य जो है ढूंढना पड़ता है, और भी काम, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी दूध बेचने का काम या कहीं पे बालू वगैरह ढोने का काम हो रहा है, तो उसमें ये जो है लग जाते हैं। तो उससे ये अपनी बड़ी कठिनाई से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो और कभी कभी क्या होता है कि देखिए, इन्होंने जो अपनी खेती के रिसोर्सेस को जुटाने के लिए जो इन्होंने कर्ज लिया था, अब मान लीजिए बच्चों कि एक किसान है, छोटा किसान है, स्मॉल फार्मर है, वो क्या करता है, किसी साल जो है उधार लेता है। ठीक है, उस उधार से उसने खाद लाया, उसने बीज लाया, जो है मशीन कहीं से उपलब्ध किया, उसने सिंचाई की, सब कुछ किया। ठीक है, अब उस दिन क्या हो बच्चों, उस बार क्या हो, फसल लेना हो, मतलब ऐसा हो कि सूखा पड़ जाए, उस साल फसल हो ही ना। तो अब बताइए, अब तो क्या हुआ कि इसकी फसल तो हुई ही नहीं, थोड़ी बहुत फसल हो पाई जो इनकी जरूरतों के लिए भी नहीं हो पाएगा, पूरा सफिशिएंट नहीं है। तो अब तो ये इनको कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो अब सोचिए, अब तो ये एक साल का तो इन्होंने कर्ज चुकाया नहीं, अब फिर से ये कर्ज लेंगे अपने सालों की, मतलब अपने जो पूरे साल की जरूरत को पूरा करने के लिए फिर से कर्ज लेंगे, फिर से खेती करेंगे, फिर से अपनी रिसोर्सेस के लिए कर्ज लेंगे। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे इनका कर्ज जो है बढ़ता जाता है। इसीलिए हम आमतौर पर किसी किसान के लिए सुनते हैं
कि ये तो कर्ज में दबा हुआ है, आपने सुना होगा। कि ये तो कर्ज में दबा हुआ है। अब देखिए कुछ किसान ऐसे भी होते हैं, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना लैंड नहीं होता, जिनके पास क्या होता है, अपनी भूमि नहीं होती, अपना लैंड नहीं होता। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, जब अपनी भूमि ही नहीं है तो खेती करेंगे कहाँ से। तो देखिए ये क्या करते हैं, ऐसे मजदूर, खेतीहर मजदूर क्या होता है, ऐसे मजदूर जो अन्य की भूमि पर, ठीक है, जो अन्य की भूमि पर सिंचाई, कटाई, बुनाई, इन चीजों को करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खेतीहर मजदूर। मतलब जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं उनको खेतीहर मजदूर कहते हैं, कुल मिला जुला के। तो देखिए ये सारी चीजें हैं। अब आपको क्या लगता है गांव में कितनी सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। देखिए इससे पहले हटाते हैं, देखिए बहुत सारी समस्या है। मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया, ठीक है, मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया, मान लीजिए किसी साल इतनी बारिश हुई बाढ़ आ गया, ये भी हो सकता है। या मान लीजिए किसी साल फसल नहीं हुई, या जो है बहुत कम जो है फसल हुई है। मेनली ये क्या करते हैं, ये मौसम पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, मौसम पे डिपेंड रहते हैं। ये मौसम पे क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, ऋतु पर निर्भर होते हैं, ऋतु पर निर्भर होते हैं। मतलब मौसम से ये ऋतु, उस साल अच्छी बारिश हुई है, अच्छे प्रकार से जो है उन्होंने अपने फसल में जो है प्रॉपर सिंचाई कर पाया है उन्होंने, तो क्या होता है कि उस साल जो है फसल अच्छी होती है। देखिए भारत में क्या है ना, भारत में क्या है कि फसलों की सिंचाई के लिए जो है बहुत बड़ी जनसंख्या फसलों की सिंचाई के लिए जो है बारिश के पानी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऋतु निर्भरता बढ़ जाती है, ऋतु निर्भरता बढ़ जाती है। अगर किसी साल इनके पास जो है खेती का या एग्रीकल्चर जो भी हो, खेती करने का, उत्पादन का ऑप्शन ना हो, तो फिर ये जो है बेरोजगार हो जाते हैं, इनको काम ढूंढना पड़ता है। मतलब इतने पैसे नहीं होते कि ये अपना और अपने परिवार का खाने तक की व्यवस्था कर सके। तो ये सिचुएशन है। गांव में कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी आपको बताएगी, और इसी में बताएगी आपको कि जब कोई भी किसान कर्ज लेते हैं, तो देखिए कोई किसान कर्ज लेते हैं, ठीक है, इन्होंने कर्ज लिया, अब जो इनकी फसल हो रही है, जिन साहूकार से इन्होंने कर्ज लिया है उनको ही अपनी फसल बेचेंगे। अगर ये फसल जो है मंडी में बेचते, बाजार में बेचते, तो इनको अधिक जो है मूल्य मिल सकता था, मतलब अधिक दामों पर इनके फसल बिक सकते थे। लेकिन चूंकि जो साहूकार है, आपकी एनसीईआरटी ऐसे ही बात करती है कि मान लीजिए जिससे उन्होंने कर्ज लिया, ठीक है, उसको ही अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनसे इन्होंने उधार लिया है। तो इस प्रकार की समस्याओं को फेस करते हैं हमारे गांव के जो किसान होते हैं। और कई प्रकार के, कभी देखोगे आपकी मछली पालन करना, मछली पालन करने पर कभी मछली पालन मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं, इन कार्यों को करते हैं। बढ़ई होते हैं, कुम्हार होते हैं जो बर्तन बनाते हैं, लोहार होते हैं। कभी कभी जो आप डेयरी फार्म भी, आप गांव में डेयरी चलता है, आप देखोगे कुछ लोग दूध बेचने का कार्य करते हैं। आप देखोगे कि किसी ने जो है किराने की दुकान खोल रखी है। जब आप किसी गांव में जाओगे, गांव का पूरा परिप्रेक्ष्य आप सोचिए, पूरा जो है आप उसको इमेजिन करिए कि कोई दुकान चला रहा है। अब तो एक नई व्यवस्था हो गई है गांव में, आज की मैं बात कर रही हूँ। कई लोगों के पास जो है वो ऑटो वगैरह है, जो है ई रिक्शा वगैरह कोई चलाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, अब गांव भी जो है थोड़े थोड़े मतलब तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारा दृष्टिकोण आपको ध्यान में रखना है बच्चों, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसे भी देखिए, ये भारत में जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। भारत में 50%, आप देखिए 50% ऐसे बच्चे हैं जो रोजगार के योग्य हैं। तो जब उनके पास स्किल्स ही नहीं है, जब उनके पास स्किल्स ही नहीं है, तो फिर उनको रोजगार मिलेगा कैसे। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन तो यही है।
तो ये सारी चीजें आपको एक एस्पिरेंट होने के नाते पता होनी चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं आपके एनसीईआरटी की तरफ, देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। पहले पाठ में हमने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। आइए इसको देखते हैं आपके एनसीईआरटी के माध्यम से। देखिए आपके एनसीईआरटी एक गांव की बात करती है, कलपट्टू। ये तमिलनाडु का एक गांव है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। आप जब देखते हो इंडिया, देखिए ये जो इंडिया है, ठीक है, आपको इधर बे ऑफ बंगाल मिलता है और आपको इधर मिलता है अरेबियन सी। आपको इधर बे ऑफ बंगाल मिलता है और आपको इधर मिलता है अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। और तमिलनाडु इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो तटीय क्षेत्र है ना, कोस्टल एरिया है। ये जो अपना एरिया है, ये जो एरिया है, ये कोस्टल एरिया है। तो वहीं की बात, वहीं के एक गांव की बात आपकी एनसीईआरटी कर रही है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक कराने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। देखिए ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि इस गांव में कितने प्रकार के लोग हैं। क्या आपको सिर्फ किसान दिखता है यहाँ पे? नहीं, कई प्रकार के लोग कार्य को करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नर्स हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ धोबी है, कपड़े धोने का कार्य करते हैं, तो कुछ बुनकर हैं, कुछ नाई हैं, कोई साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की दिखेंगी। 4 दुकानें चाय की है, जहां टिफिन भी मिलता है। टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब क्या है? टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में जो है वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। बोंडा, ओके, वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का भी जो है काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं।
यहाँ एक लेडी की बात की जा रही है आपके एनसीईआरटी के द्वारा, तुलसी। ठीक है, आप मान के चलो बच्चों कि आप गए और आप एक तुलसी नाम की महिला से बात कर रहे हो, ठीक है, आप उनसे कुछ सवाल कर रहे हो, वो आपको जवाब दे रही हैं। तो चलिए इस सिलसिले और इस नजरिए से इस चीज को देखते हैं कि हम सब, तुलसी बता रही हैं कि हम सब यहाँ रामलिंगन की जमीन पर काम करते हैं। रामलिंगन क्या है? एक बड़ा किसान है जिसके पास अधिक जमीन है, उसके पास एक चीनी की फैक्ट्री या मिल भी है। ठीक है, वो अधिक और अधिक आय उसको मिलता है अपनी खेती से, अन्य कार्यों से, तो वो जो है बड़ा किसान है। उसके अब तुलसी क्या कह रही है कि वो उसी की जमीन पर यानी रामलिंगन की जमीन पर वो काम करती है। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। किसके? रामलिंगन के। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरे साल भर उसको काम मिल रहा है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रखने में तकलीफ होती है। देखिए कितनी समस्या है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपया देता है। मतलब समझो बच्चों, पूरा दिन ये दे रही है रामलिंगन के खेत पे और वो उसको कितना दे रहा है? मात्र 40 रुपए। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है। ठीक है, रामलिंगन जो रेट दे रहा है वह थोड़ा कम है, लेकिन ये फिर भी, अब आप कहोगे कि जब रामलिंगन पूरे गांव में सबसे कम रेट दे रहा है, मतलब मजदूरी दे रहा है, तो तुलसी फिर उसके खेतों पे काम करनी चाहती क्यों है? तो देखिए रीजन क्या है। फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। क्यों आती है? क्योंकि रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वो आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाएगा। मतलब काम मिलने की श्योरिटी है इसके पास। ठीक है, इसलिए तुलसी इतने कम रेट पर भी, कितने कम मजदूरी पर भी जो है काम करनी चाहती है। अब देखो वो अपने पति के बारे में बता रही है कि मेरा पति रमन, उसके पति का नाम रमन है, जो एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल सकता है या मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक में से जो है ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ और दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। देखिए बच्चों, ये लाइफ इनका कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, बाहर भी पूरा दिन खेतों में काम कर रही है, घर आ रही है, सबके लिए खाना बना रही है। खाना बनाने के लिए जो जलावन भी, इसको ऐसा नहीं कि गैस की सुविधा है, ये जंगल से जा रही है औरतों के साथ। मतलब सारी औरतें जाते हैं, लकड़ी काट के ला रही है, बताइए, और ऐसे खाना बना रही है। लकड़ी काट के लाती हूँ। ठीक है, गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी लेकर आती हूँ। पीने की पानी भी कहां से लेकर के आती है? 1 किलोमीटर दूर से। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। देखिए, एक तो गांव, ठीक है, ग्रामीण समस्याएं प्लस औरत होना, मतलब औरतें बाहर भी गांव में कार्य करती है, घर का भी सारा काम करती है। उनकी जो लाइफ है और ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए इसमें एक बॉक्स दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या है। रोपाई कब? जुलाई से लेकर अगस्त तक रोपाई करने का कार्य मिलेगा। सितंबर से अक्टूबर में निराई होगी। नवंबर से दिसंबर में जो है कटाई होगी। अब फिर दिसंबर से देखिए जनवरी में, फरवरी में, मार्च में फिर कोई कार्य नहीं है। फिर उनको ढूंढना होगा कि मैं क्या करूं। ठीक है, अप्रैल है, फिर मई है। इतने इतने टाइम तक ये बेचारे बेरोजगार रहते हैं और काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं।
हमारी दो बेटियां, आगे ये बताती है तुलसी कि हमारी जो दो बेटियां हैं हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमने अपनी गाय बेच दी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। ठीक है, घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। मैंने अभी आपको समझाया ना, और ये जो तुलसी है ना ये उन्हीं कैटेगरी में आती है, मतलब खेतीहर मजदूर है। इसके पास अपने खेत नहीं है, ये रामलिंगन के खेत पे कार्य कर रही है। ठीक है, हमारे ग्रामीण परिवार में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं दोस्तों। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है, अपना लैंड नहीं है इनके पास। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है, क्योंकि डिपेंड है ये डिपेंड है ऋतु पर। ठीक है, मौसम पर डिपेंड है। एक दूसरी स्टोरी बता रही है शेखर की, आपके एनसीईआरटी। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। शेखर बता रहा है कि हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है, हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? स्मॉल फार्मर, मतलब छोटे किसान की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके पास अपनी जमीन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे अपना धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है। ठीक है, कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है, शेखर बता रहा है कि 60 बोरी धान है, इसमें से मैं कुछ जो है उधार चुका दूंगा और कुछ जो बच जाएगा वो अपने घर के यूज के लिए रखूंगा। लेकिन वो आगे कहता है कि मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसीलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। कैसे चलेगा, नहीं तो फैमिली कैसे चलेगी? इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। उसकी चावल की मिल है, उसमें ये काम करता है। वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है। संकर गाय मतलब मिक्स्ड ब्रीड होती है, देसी और विदेशी गायों के जो मीटिंग से जो जन्म लेता है उसको संकर गाय कहते हैं। ठीक है, इसका दूध हम यहाँ की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। जैसा मैंने आपको बताया था ना उदाहरण दे करके, यही समस्या आपकी एनसीईआरटी बता रही है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया,
ठीक है, पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। अब एक देखिए, एक दूसरी कहानी आपके एनसीईआरटी बता रही है, रामलिंगन और करूथम्मा। जो बड़ा किसान था ना रामलिंगन, जिनके खेत पर जो है तुलसी कार्य करती थी, तो उसको और उसकी पत्नी के बारे में ये बता रहा है एनसीईआरटी आपका। जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से क्या किया, कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मील का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो रामलिंगन के पास केवल खेती नहीं, कमाई के अन्य साधन भी मौजूद हैं। इसीलिए उसकी जो दिनचर्या है, ये जो लाइफ स्टाइल है, वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग जो है 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर करते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बिनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे जो है गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए करुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास ही एक गांव है, पुदुपेट। ठीक है, पुदुपेट, इसके बारे में एनसीईआरटी आपको बताएगी। लेकिन उसको जो है देखने से पहले एक कॉर्नर में जो है ये दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती क्या है? सीढ़ी, यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। ठीक है, चिजामी नाम है। ये कहाँ की है? नागालैंड का एक गांव है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। चखेसंग समुदाय के लोग हैं। ठीक है, वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की जो ढलाऊ जमीन है उसके छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में उसको बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदला जाता है। ठीक है, प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारों को जो है ऊंचा उठा देते हैं जिससे पानी जो है वहां पर भरा रहे। यह चावल की खेती के लिए सबसे जो है अच्छा है। देखिए क्या होता है ना, जो पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है मान के चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इतना टुकड़ा यहाँ काट देंगे, इतना टुकड़ा यहाँ काट देंगे, ऐसे जो है सीढ़ी नुमा बना देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला मतलब जो किनारे का हिस्सा है, इनको हम ऊंचा उठा देते हैं ताकि यहाँ क्या हो, पानी भरी रहे। ठीक है, तो यही है सीढ़ी नुमा खेती दोस्त बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या नागालैंड के बारे में बता रही है। और ये जो सीढ़ी नुमा खेती है आपकी एनसीईआरटी कहती है कि चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है।
चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वह 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। अब देखिए, चलिए पुडुपेट गांव के बारे में हम लोग जानते हैं। अरुणा और पारीवेल, ठीक है, ये पुडुपेट गांव के, ये तमिलनाडु का ही एक गांव है। ये कलपट्टू से थोड़ा दूर है, ठीक है। पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरीन, कैटामरीन क्या होता है, तो मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है, उसको कैटामरीन कहते हैं, ठीक है। कैटामरीन की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरीन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी जो है औरतें इकट्ठी हो जाती है। मेरा पति पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरीन में इकट्ठे ही समुद्र में गए थे। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आप देखिएगा, कई मछुआरे की जान चली जाती है। जब आप न्यूज वगैरह को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा के रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बांटे जाते हैं, जो इसका भाई, जीजा और जो लोग वहां पे उनके साथ में गए थे, और बाकी जो है ये इनके हिस्से में आता है। 3 हिस्से में बांटा गया और जो मछली पकड़ने जाते हैं बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल और उनकी जो नाव है कैटामरीन, उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। जो अरुणा बता रही है कि मतलब जो भी इनकम होता है उसको 3 हिस्से में बांटा जाता है। तो तीनों हिस्सों में जो मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भाई, इसके जीजा और इसके हस्बैंड तीनों गए हुए हैं, लेकिन एक हिस्सा उनके लिए साइड किया जाता है जिनका कैटामरीन, मतलब जो नाव है, जो जाली वगैरह जिनका होता है। तो ये कह रही है कि वो हमारा है, तो वो हिस्सा भी हमारे भाग में जो है आ जाता है, ठीक है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरीन में लगा हुआ है। इससे लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती है वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर सुबह जो है समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये चीजें हैं, आप देखो, ये सारी समस्याएं हैं जो आपकी एनसीईआरटी आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाह रही है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के जो हैं काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना, कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जो है जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है,
कई लोग जो है उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर जो है करते हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को जो है काम के खातिर उधार लेना पड़ता है। या फिर जो है तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जो है जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वालों और जो है परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम जो है करने वाले लोगों को पूरा साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये चीजें थी आपके एनसीईआरटी, ये पूरा चैप्टर था। यहाँ पे आपके जो है चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं बच्चों। आपने देखा कि किसी साल सूखा पड़ जाता है, ठीक है, किसी साल जो है फसल सही नहीं होता, किसी साल अगर बीज सही उन्नत बीज नहीं मिल पाता उन्हें, तो फिर फसलें खराब होती है, उत्पादन खराब होता है। जो कर्ज लिए रहते हैं किसान, वो उसको चुका नहीं पाते ऐसी अवस्था में, तो फिर क्या होता है, वो कर्ज के तरफ धीरे धीरे कर्ज के नीचे दबते चले जाते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते। कुछ लोगों के पास अपनी जमीन है ही नहीं, वो भूमिहीन है, वो दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं, जिसको खेतीहर मजदूर कहा जाता है। कुछ लोगों के पास अपनी जमीन है लेकिन थोड़ी सी जमीन है, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो इस और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है, तो वो भी कर्ज लेते हैं अपनी जो है खेती करने के लिए। कुछ खाद जो है, मशीनरी वगैरह जो है, उन्नत बीज जो बीज है, बीज वगैरह लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं, ठीक है। ये असमानता भारत में हर सेक्टर में आपको दिखेगा। आप एग्रीकल्चर में देख लो, आप और किसी सेक्टर में कहीं भी देख लो, आपको जो ये इकोनॉमिकल डिफरेंसेस है वो देखने को मिलेगी, जो आर्थिक असमानता है वो देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के पास जो है अपनी अच्छी खासी जमीन है, जैसे रामलिंगन की एक उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ उनके पास अपनी एक जो है अच्छी खासी जमीन भी है, प्लस चावल का एक मिल भी है, जिससे अतिरिक्त आय उसको मिलता है। और जो है वो अन्यों को जो है क्या करता है, अपने खेतों में अन्यों को कार्य पे रखता है। और कुछ लोग हैं जिनको कुछ ही समय के लिए काम मिल पाता है, क्योंकि वो ऋतुओं पर डिपेंड है, बाकी टाइम फिर उनको काम मिलता नहीं है, इसके लिए फिर उनको इधर उधर भटकना पड़ता है अपने काम के लिए। देखिए बच्चों, ये सारी जो किताबी बातें हैं आप अपने आसपास के जीवन में अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी गांव को देखो, आप कहीं भी गए होंगे, किसी गांव में गए होंगे, आप वहां देखिए। अक्सर मैं देखती हूँ कि कुछ जो गरीब लोग हैं, छोटे किसान हैं, जो दूसरों की खेती पे कार्य करते हैं, अपना उनका खेती करने के लिए उनके पास भूमि नहीं है, वो दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं। तो वो अगर कुछ पैसे को जुटा करके अगर किसी चीज को खरीदते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान था, उसने जो है बहुत मुश्किल से एक बाइक खरीदी, ठीक है, क्योंकि सारे लोग किसानी नहीं कर रहे थे, सारे लोग जो है दूसरे के खेत पे कार्य नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका जो घर का बेटा था वो जो है शहर में जाकर के काम करता था डेली बेसिस पे, ठीक है, कहीं मकान बन रहा है, कुछ कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल से उसने एक बाइक खरीदी। लेकिन कर्ज इतना हो गया बच्चों कि उसने उसको बेच दिया, और वो बेच करके फिर जो है उसने अपना कर्ज चुकाया, और वो भी पूरा नहीं चुका पाया, अभी भी उसके ऊपर कर्ज है। तो ऐसा सिचुएशन है। ऊपर से महिलाओं को देखो, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो छोड़ के जाती है, या फिर वहीं पे जो है इस गर्मी में, इस धूप में वहीं पे बैठा करके जो है कार्य करती हैं, फिर आती हैं इतनी थक करके, घर का कार्य करती हैं, घर का सारा काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उसके बावजूद भी मतलब फिर से सुबह उठ के फिर वही कार्य करती हैं। तो कितना डिफिकल्ट जीवन है। हम जो गाँव को इमेजिन करते हैं ना, वहाँ हर कुछ परफेक्ट नहीं है। आप जब शहर में आते हो तो आपको कई प्रकार की समस्या, आपको शांति नहीं मिलेगा। शांति तो गांव में, सुकून जो है वो गांव में मिलेगी, लेकिन जो फैसिलिटी है, जो एक अच्छी जीवन शैली है, वो आपको गांव में नहीं मिल पाती है। तो कई प्रकार की समस्याएं हैं हमारे भारत में, हमारे शहरों की अपनी समस्या, हमारे गाँव की अपनी समस्या है। और जो है इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जो है सरकार कई प्रकार के कार्य करती है। आप देखोगे मनरेगा, जिसको भी जी राम जी के तौर पे देखा जा रहा है, उन चीजों को देखो, उसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है। एक जो है किसान जो है स्वनिधि सम्मान योजना है, जिसमें जो है छोटे किसानों को या किसानों को जो है सरकार कुछ जो है कर्ज देती है, वो लोन के तौर पर लेते हैं और जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। उन्नत बीज जो है, उन्नत बीज की फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।
तो इस प्रकार की चीजें जो है सरकार इस ओर कदम उठा रही है। और आज जो सिचुएशन है, एनसीईआरटी हालांकि बहुत पहले की है, तो आज जो सिचुएशन है वो थोड़ा अलग है। अब क्या है, आप जब देख रहे हो कि लकड़ी लाने का काम, पानी लाने का काम, आप जब देखोगे उज्ज्वला योजना के तहत गवर्नमेंट ने जो है सबको गैस चूल्हा प्रोवाइड करवाया है। अब मैं जब अपने गाँव जाती हूँ तो देखती हूँ कि सबके घर में गैस है। मतलब अब वो सिचुएशन नहीं है। पहले मैं देखती थी कि लोग पत्ते वगैरह चुन करके ला रहे हैं और उस पर खाना बना रहे हैं, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि सबके घर में गैस है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो खत्म होते ही तुरंत जो है गैस को भरवा सके, ऐसा सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा आप देखो, पानी की व्यवस्था जो है, सप्लाई वाटर जो है गांव-गांव में, शहर-शहर में लगाया जा रहा है। तो ये सारे जो कदम हैं ये इन्हीं समस्याओं के लिए हमारी गवर्नमेंट उठाती है। तो ये सारी चीजों को आप देखो। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा चैप्टर। आप इसके बारे में एक बार सोचना। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो ना, तो अन्य चीजें भी आपके समक्ष आती है और आप कई डायमेंशन में इसको सोच सकते हो। और आप जब कई डायमेंशन में सोच पाते हो बच्चों, तो आप कई डायमेंशन में लिख पाते हो, ठीक है, और आप बहुत बेहतर कर पाते हो। तो ये थी हमारी आज की पूरी टॉपिक। कल सिर्फ क्लास 6 के सिविक्स का सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 8, जो मैं कल डिस्कस करूंगी आपके साथ। और उसके साथ ही हमारा क्लास 6 का ये पॉलिटी खत्म हो जाएगा, फिर हम क्लास 7 पे आ जाएंगे। देखिए, क्लास 6 में बहुत बेसिक है, मतलब इसमें आप और ज्यादा डीप नहीं जा सकते हो। ये चीजें हैं, मतलब सिंपल चीजें हैं जो आप देख करके पढ़ सकते हो। मैंने बस आपको कुछ कुछ दृष्टिकोण को जो है आपके सामने लाया है। पूरी बात वही है जो एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। लेकिन जब आप जब क्लास के ऊपर क्लास चलते जाते हो, मतलब क्लास 7 में जाओगे, क्लास 8, 9, 10, तो चीजें और ज्यादा बिखरेंगी, मतलब और ज्यादा डीप होती जाएंगी, कई डायमेंशन और आपके सामने आएंगे, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल से फिर मिलूंगी मैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल वीजा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हाँ, इसे अन्यों के साथ साझा भी जरूर करें। तो ठीक है, फिर से कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।